नमस्ते, सीक्रेट रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं एक साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं। फिल्म का नाम जियोहज़ार्ड है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिल्म का शुरुआती दृश्य हमें सुंदर लड़की की गोली के लिए एक विज्ञापन दिखाता है। विज्ञापन में दावा किया गया है कि गोली एक तरह की दवा है जो महिलाओं के मस्तिष्क की नसों को पुनर्गठित करेगी और जेनेसिस उन्हें स्वयं के सबसे सुंदर संस्करणों में बदल देते हैं। पहले वर्ष के लिए सुंदर लड़की की गोली अपनी लोकप्रियता और प्रभावशीलता के कारण हर जगह बेची जाती है। इसे लेने वाली कोई भी लड़की तुरंत अपने शरीर और चेहरे की संरचना में बदलाव का अनुभव करती है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि क्रांतिकारी नहीं तो गोली बहुत सफल है। हालांकि 2 साल से भी कम समय में महिलाओं को दवा के दुष्प्रभाव महसूस होने लगते हैं। कुछ को गंभीर एलर्जी हो जाती है जबकि कुछ सेकंड के भीतर ब्रेन डेड हो जाते हैं। निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि गोली ने अधिकांश महिलाओं के मस्तिष्क को सीधे प्रभावित किया है, जिससे उनके ललाट पाली आकार में छोटे हो गए हैं। इस वजह से वे सबसे आसान काम करने में भ्रम और कठिनाई दिखाते हैं। इसके अलावा वे भावनात्मक रूप से अतृप्त हो जाते हैं और उनके दर्द और आनंद की भावना गायब हो जाती है। मानव मस्तिष्क और उनके जेनेसिस पर दवा का प्रभाव उस गोली के निर्माण के दौरान वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहीं अधिक खराब है। जल्द ही विशेषज्ञों को पता चला कि गोली ने सुंदर लड़की वायरस नामक एक वायरस को जन्म दिया है जो बेहद संक्रामक है। वायरस हवा में होता है लेकिन संक्रमित व्यक्ति के चुंबन के माध्यम से ही स्थानांतरित हो सकता है। इससे संक्रमित कोई भी महिला हर पुरुष को अपने तरीके से चुमने की वृत्ति के साथ एक ज़ोंबी जैसे प्राणी में बदल जाती है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि हर आदमी जो चुमता है संक्रमित हो जाता है और पूरी तरह से एक महिला में बदल जाता है। फिल्म का नायक कियाओ के नाम का एक युवक है। जैसे ही वायरस पूरे चीन में तेजी से फैलता है, कियाओ के और उसका दोस्त चर्चा करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वे कियाओ के पिता से एक संदेश प्राप्त करते हैं और लिविंग रूम में बंधी एक लड़की को खोजने के लिए घर जाते हैं। पिता का कहना है कि लड़की कियाओ के का भाई है जो वायरस की वजह से महिला बन गया है। कियाओ के इस पर विश्वास नहीं करता और लड़की के शरीर की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता का दावा है कि उसने पहले ही जांच कर ली है और पुष्टि कर दी है कि यह एक लड़की है। लड़की पिता को किस करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे कुर्सी से बांध दिया। कियाओ के दोस्त का कहना है कि अगर संक्रमित उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर उन्हें चुमता है तो वायरस फैल जाएगा। अचानक पिता को सीने में तेज दर्द होता है। उन्हें पता चलता है कि कियाओ के भाई ने गलती से पिता की बाह पर किस कर लिया है। पिता बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वह मर चुका है तो वह एक खूबसूरत महिला में बदल जाता है। नवगठित लड़की कियाओ के को चूमने की कोशिश करती है और उसके दोस्त को उसे रोकना पड़ता है। दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि कियाओ के का परिवार मर चुका है और उनके सामने बैठी महिलाएं ज़ॉम्बी हैं। इसलिए वे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और बाहर भाग जाते हैं। हालांकि कार के अंदर पहुंचने से पहले एक संक्रमित महिला द्वारा उनका पीछा किया जाता है। वे सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि वायरस अब नियंत्रण से परे फैल गया है। सड़कें उन महिलाओं से भरी पड़ी हैं जो अपनी दृष्टि में सभी पुरुषों को चूमती हैं। वे पुलिस के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी संक्रमित हो चुके हैं। जल्द ही उनके फोन सिग्नल काट दिए जाते हैं और वे मदद के लिए किसी को फोन नहीं कर सकते। दोनों महिलाओं से घिरी गली के किनारे फंस जाते हैं। कियाओ के ने नोटिस किया कि संक्रमित सुंदर महिलाओं पर हमला नहीं करते हैं, इसलिए उनका सुझाव है कि वे मॉल के अंदर निकटतम कपड़ों की दुकान पर जाएं और खुद को छिपाने के लिए महिला बन जाएं। लेकिन वे घिरे हुए हैं। कियाओ के का दोस्त लड़कियों का ध्यान भटकाने और खुद को बलिदान करने की पेशकश करता है। उनका दावा है कि कई महिलाओं द्वारा चूमा जाने से बेहतर मरने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा उसे कभी प्यार नहीं हुआ है, इसलिए किसी के साथ मिलने का यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। ऐसा कहने के बाद आदमी संक्रमित लोगों को आकर्षित करने के लिए सादे दृश्य में कूदता है। कियाओ के मॉल की ओर भागते ही लड़कियां उसे किस करती हैं। सौभाग्य से उसके लिए मॉल पूरी तरह खाली है और कपड़ों की दुकान भी। वह आराम करने के लिए सोफे पर बैठ जाता है और 1 साल बाद का समय तेजी से आगे बढ़ जाता है। कियाओ के अभी भी उस स्टोर में रहता है जो अब ट्रैश में है। ब्यूटीफुल गर्ल वायरस ने चीन को अपने कब्जे में ले लिया है और रेडियो के अनुसार बचे लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में शिविर बनाए हैं। कियाओ के हालांकि दुकान में अकेला रहता है। वह महिलाओं के कपड़े पहनता है और बाहर जाने के लिए विग पहनता है और समय समय पर खाद्य सामग्री इकट्ठा करता है। ऐसे उपक्रमों में से एक के दौरान वह आपूर्ति की जांच करने के लिए एक कार में प्रवेश करता है और पीछे की सीट पर एक महिला को देखता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में वह जल्दी से भाग जाता है, लेकिन एक संक्रमित महिला उसके पीछे दुकान तक जाती है। जब वह आपूर्ति की जांच करता है तो वह उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन कियाओ के सही समय पर एक अजनबी द्वारा बचा लिया जाता है। अजनबी के साथ एक लड़की है जो आश्चर्यजनक रूप से उन पर हमला नहीं करती है। यह पता चला है कि वह वायरस से संक्रमित है, लेकिन उसका शरीर ज़ोंबी में नहीं बदला है, जिसका अर्थ है कि वह प्रतिरक्षा है। वह आदमी अपना परिचय ली वेई और लड़की को जियाओकी के रूप में पेश करता है।
ली वेई एक उत्तरजीविता शिविर का सदस्य है और जीवित बचे लोगों की तलाश में है। अपनी यात्रा के दौरान उसने जियाओकी को पाया और उसे बचाया। चूंकि वह चीन की एकमात्र महिला है जो प्रतिरक्षा है, वह उसे टावर नामक स्थान पर ले जा रहा है, जहां वैज्ञानिकों का एक समूह सुंदर लड़की वायरस का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। तुक्सायोक्युआई मानवता के लिए एक संपत्ति है जो महामारी को रोक सकती है। ली वेई ने कियाओके को उत्तरजीवी के शिविर में आमंत्रित किया क्योंकि यह मॉल में रहने से कहीं अधिक सुरक्षित है। फिर तीनों उस पार्किंग में जाते हैं जहां कियाओके ने 1 साल पहले अपनी कार खड़ी की थी। वह इसे फिर से शुरू करने की कोशिश करता है क्योंकि ली वेई उन्हें संक्रमितों से बचाते हैं। जल्द ही कार शुरू होती है और वे उत्तरजीवी के शिविर में अपना रास्ता बनाते हैं। उनके लिए अज्ञात एक महिला के रूप में तैयार एक आदमी एक बाइक पर उनका पीछा करता है। वह एक प्रतिद्वंद्वी शिविर का जासूस है जो दूसरे शिविरों से आपूर्ति लूटता है और चोरी करता है। जब वे बेस पर पहुंचते हैं, ली वेई जियाओकी को अपने मुंह में एक उपकरण पहनाती है ताकि पुरुष उसके आसपास सुरक्षित महसूस करें। भले ही वह प्रतिरक्षित है, फिर भी उसके शरीर में वायरस है, जिसका अर्थ है कि उसका चुंबन मृत है। जब कियाओके ली वेई के साथ अकेला होता है तो वह माउथ डिवाइस को संशोधित करता है ताकि वह इसे स्वयं खोल सके। फिर दोनों की मुलाकात जांच वाहिनी से होती है, जो सबसे साहसी पुरुषों द्वारा गठित एक समूह है जो शहर में आपूर्ति एकत्र करने के लिए जाते हैं। उनके नेता ली वेई हैं, जो अब एक महिला के रूप में तैयार हैं। वे जियोकी को टावर पर ले जाने की योजना बनाते हैं और कियाओके को शिविर में सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं। जियाओकी जांच दल के साथ अपनी यात्रा के लिए आपूर्ति एकत्र करने के लिए पास के एक सुविधा स्टोर के लिए निकलते हैं। शिविर में वापस कियाओ के प्रतिद्वंद्वी जासूस को अपने शिविर में जियोकी के बारे में जानकारी देते हुए पाता है। उसे होश आता है कि जियाओकी और अन्य खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। इस बीच जांच दल और जियोकी पर प्रतिद्वंद्वी खेमे द्वारा हमला किया जाता है। वे जियोकी को बंधक बना लेते हैं, लेकिन जांच दल के स्नाइपर ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई। कियाओ के सही समय पर आता है और जियाओकी को सुरक्षित स्थान पर लाता है। गोलीबारी तीव्र हो जाती है और जांच दल के अधिकांश सदस्य मारे जाते हैं। केवल बचे हुए लोग कियाओके, ली वेई और जियाओकी हैं। लेकिन इससे पहले कि वे साइड से भाग पाते, प्रतिद्वंद्वी समूह उन्हें पकड़ लेता है। नेता सुरक्षित रहने के लिए जियाओकी को माउथ डिवाइस पहनाता है और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने की योजना बनाता है। लेकिन उसकी योजना तब बर्बाद हो जाती है जब वह पहले किए गए संशोधन कियाओके की बदौलत डिवाइस को आसानी से हटा लेती है। फिर वह नेता को चूम लेती है। जैसे ही वह जमीन पर गिर जाता है और एक महिला में बदलना शुरू कर देता है, उसके साथी उसी भाग्य के डर से भाग जाते हैं। बचे हुए 3 अपने वाहन पर जाते हैं जो अब संक्रमित महिलाओं से घिरा हुआ है। ली वेई उनसे छुटकारा पाने की पेशकश करता है क्योंकि वह अभी भी एक लड़की के रूप में तैयार है। वह उन सभी को मारता है और तीनों टावर की ओर बढ़ते रहते हैं। जब वे कुछ मिनट के लिए ड्राइव करते हैं तो ली वेई ने वाहन से उतरने के लिए कहा और खुलासा किया कि उसे भी चूमा गया है। कियाओके ने जियाओकी को टावर पर लाने का वादा किया और ली वेई को अलविदा कह दिया। रात में दोनों एक सुनसान जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वे आग के सामने बैठकर शराब पीते हैं। जियाओकी अपने मंगेतर के बारे में बात करती है जो 1 साल पहले मारा गया था जब वायरस पहली बार फैलना शुरू हुआ था। यह पता चला कि उसने उसे चूमा, अज्ञात है कि वह संक्रमित थी। कियाओके उसे दिलासा देता है और उसके हाथ को चूमता है। अगले दिन वे अंत में टावर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे आसपास कोई नहीं देखते हैं तो निराश हो जाते हैं। दोनों का मानना है कि टावर पर संक्रमितों ने हमला किया था। जैसे ही वे विचार मंथन करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, संक्रमित महिलाओं का एक समूह उन पर हमला कर देता है। उनके आश्चर्य के लिए उन्हें पास के एक कारखाने के अंदर से पुरुषों द्वारा बचाया जाता है। यह पता चला है कि टावर वास्तव में एक पुरानी फैक्ट्री है जहां सैनिकों और वैज्ञानिकों का एक समूह इलाज खोजने के लिए इकट्ठा हुआ है। टावर के नेता जियो चेंग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने दाहिने हाथ वाले बिग पी से मिलवाते हैं। वे आगे के शोध के लिए जियाओकी के रक्त के नमूने लेते हैं। वह फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जबकि जियो चेंग कियाओके को सुविधा के आसपास दिखाती है। उसे पहले लैब में ले जाया जाता है जहां डॉक्टर हो कुछ रक्त के नमूने देख रहे हैं। वो एक शराबी है जिसे चीजों को भूलने की आदत है, लेकिन वह उन शोधकर्ताओं में सबसे अच्छा है जो उनके पास है। फिर कियाओके को लैब के उस हिस्से में ले जाया जाता है जहां संक्रमित लड़कियों को रखा जा रहा है ताकि डॉक्टर उनका अध्ययन कर सकें। लेकिन सुविधा के बारे में सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा वह कमरा है जहां शिशुओं को रखा जाता है। जियो चेंग का दावा है कि बच्चों को हाल ही में बचाया गया था, इसलिए कियाओके इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। रात में सभी लोग रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। डॉक्टर हो नशे में हो जाता है और खुलासा करता है कि एक विषहर औषध बनाने के लिए जियोकी के मस्तिष्क से एक रसायन निकाला जाना चाहिए और निकालने पर वह तुरंत मर जाएगी। उसके बाद भी मानवता को बचाने के लिए विषहर औषध पर्याप्त नहीं होगा। कियाओके जियो चेंग को भ्रम और होश में देखता है कि वह सब कुछ जानता है। वह जल्दी से जियो चेंग को एक तरफ धकेलता है और जियोकी के साथ भाग जाता है। जियो चेंग, बिग पी और अन्य पुरुष उनके पीछे पीछे आते हैं। जियाओ की गलती से एक कमरे में प्रवेश करती है और गैर संक्रमित महिलाओं को अंदर पाती है। यह पता चला है कि जियाओ की अकेला नहीं है जो वायरस से संक्रमित नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वे और पूछताछ कर पाते, बिग पी ने कियाओके को बाहर कर दिया। जब उसे होश आता है तो उसे बताया जाता है कि जो महिलाएं वायरस से प्रतिरक्षित होती हैं उन्हें ज्ञान प्रजाति कहा जाता है।
उनके दिमाग में एक दुर्लभ रसायन होता है जो विषहर औषध बनाने में मदद करेगा। जियो चेंग ने वायरस का अध्ययन करने और महामारी को समाप्त करने के लिए एक वैक्सीन बनाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना बनाई है। हालांकि उसका मकसद अच्छा है, वह महिलाओं को किसी ऐसी चीज के लिए मारने की योजना बना रहा है जिसकी गारंटी भी नहीं है। इसके अलावा उसने जबरदस्ती अपने आदमियों को पकड़ी गई ज्ञान प्रजातियों के साथ उन बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर किया जिन्हें कियाओ के ने पहले देखा था। जब महिलाएं मर जाती हैं, तो वह बच्चों को विषहर औषध के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं क्योंकि वे भी ज्ञान प्रजाति के होते हैं। कियाओ के मानवता की खातिर जियो चेंग को अपनी योजना में मदद करने के लिए स्वीकार करता है, लेकिन ज्योकी से आखिरी बार मिलने के लिए कहता है। वह उससे मिलता है और उसे जियो चेंग की मदद करने के अपने फैसले के बारे में बताता है। ज्योकी उसे निराशा से देखता है, लेकिन जाने से पहले कियाओ के जियो चेंग से कहता है कि जब महिलाओं को सर्जरी के लिए बाहर लाया जाए तो वे उनके मुंह का उपकरण पहन लें। ज्याओकी को संकेत मिलता है और वह सभी लड़कियों को समझाती है कि वे अपने दम पर माउथ डिवाइस को कैसे हटा सकती हैं। अगले दिन लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें ऑपरेशन रूम में लाया जाता है। उन्हें माउथ डिवाइस पहनने के लिए भी बनाया गया है जिन्हें कियाओ के ने गुप्त रूप से संशोधित किया है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, वे उपकरणों को हटा देते हैं और सभी डॉक्टरों को संक्रमित करते हुए चूमते हैं। इस बीच कियाओ के उस क्षेत्र में जाता है जहां संक्रमित महिलाओं को रखा जाता है और उन्हें मुक्त कर दिया जाता है ताकि वे जियो चेंग के पुरुषों पर हमला कर सकें। उनकी योजना काम करती है और लड़कियां आखिरकार आजाद हो जाती हैं। वे अपने बच्चों को ले जाते हैं और जियाओकी के साथ कारखाने से भाग जाते हैं, जबकि कियाओ के रेडियो के माध्यम से चीन के आसपास के बचे लोगों को टावर की सच्चाई की घोषणा करने के लिए रुकता है। उस पर जल्द ही जियो चेंग द्वारा हमला किया जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। जियो चेंग उसे मारने वाला है, लेकिन ज्योकी सही समय पर आता है और कियाओ के को बचाता है। हालांकि संघर्ष के दौरान जियाओकी को चाकू मार दिया जाता है। अंत में जियाओकी और कियाओ के रेडियो के माध्यम से बचे लोगों को टावर की सच्चाई की घोषणा करते हैं। वे जानते हैं कि ज्योकी के चोट से बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन कियाओ के ने उसे अकेले मरने से मना कर दिया। अंत में वे दो तारों को जोड़ते हैं जो सुविधा को उड़ाने के लिए एक विस्फोट पैदा करता है और इस प्रक्रिया में खुद का बलिदान करते हैं। बाहर जीवित ज्ञान प्रजातियां अपने बच्चों के साथ जलती हुई जगह को देखती हैं। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि वे अपने अर्जित ज्ञान के साथ महामारी को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।